तो लास्ट वीडियो में हमने एक सेक्शन स्टार्ट किया था जो कि एक सवाल था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक मेन पॉइंट जो है डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी सोसाइटी के लिए जरूरी क्यों है। तो वो पॉइंट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस सोसाइटी को दर्शाता है, वो सोसाइटी कैसी है, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, एक तरीके से सोशल सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी जो है दैट इज गेट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि ये जो देश है इसकी सोसाइटी ऐसी है, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का है, राइट। तो वो एक रीजन था कि कोई भी देश जो है उसके लिए जरूरी क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन होना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से सोसाइटी का चेहरा है, वो सोसाइटी का नेचर बताता है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें कि जो रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए, तो दूसरा रीजन ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन सोशल सिस्टम बताता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम बताता है कि जो एक देश है उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम उस देश में है। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. तो हमने नेपाल का एग्जाम्पल पढ़ा था कि किस तरीके से नेपाल जो है वो एक मोनार्की था और बाद में लोगों ने जो है लड़ाई लड़ी, जन आंदोलन हुए और उसके बाद 2006 में जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। बट डेमोक्रेसी से पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मोनार्की वाले टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो क्या कहता था कि जो कंट्री है उसको चलाएगा कौन, राजा चलाएगा, और राजा के जो मिनिस्टर्स हैं वो इस कंट्री को चलाएंगे। मतलब पूरी पावर किसके पास है, राजा के पास है। किंग इज द अल्टीमेट पावर ऑफ द कंट्री एंड द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल गवर्न और रूल द कंट्री। कि जो राजा है उसके मंत्री हैं वो इस पूरी कंट्री को चलाएंगे। तो ये जो राजा है उसके मिनिस्टर्स हैं वो उस कंट्री को चलाएंगे। ये सभी जो बातें हैं ये क्या दर्शाती हैं कि उस कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। तो जो नेपाल का पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताता था कि ये जो कंट्री है उसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मोनार्की वाला सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम है। यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है, जो लोग हैं वो अपने लीडर को यहाँ पे नहीं चुनते। In the countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. तो ऐसी कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक हैं, जिनमें जो गवर्नमेंट है वो कैसे बन रही है, लोगों के द्वारा चुने जाने के बाद गवर्नमेंट बन रही है। तो पॉलिटी की यहाँ पे बोला हुआ है गवर्नमेंट और पॉलिटी। तो पॉलिटी का मतलब कोई ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, कि आपको पता है ये पर्सन इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, इस पर्सन का ये रोल है। तो मतलब चीजें जो है एकदम स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ सोसाइटी जिसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो एकदम ही ऑर्गेनाइज्ड है उसे हम पॉलिटी कहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी सोसाइटी में जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है कि वो ये बताता है कि इस देश में जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे। वो डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको इस तरीके से डिसीजन लेना है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको कोई भी डिसीजन इस तरीके से लेना है जो भी वो सोसाइटी से रिलेटेड है। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, हम वोट देते हैं, इलेक्शंस होते हैं और हम अपने लीडर को चुनते हैं। वो जो लीडर है वो हमें रिप्रेजेंट करता है और हम उसको पावर देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले सके, हमारे लिए जो डिसीजंस है वो ले सके। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this. अब हमने लीडर्स को चुना तो उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, क्योंकि हमने उन्हें पावर दी है कि वो हमारे बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सके। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो लीडर्स हैं जिनको हमने चुना है वो अपनी इस पावर का मिसयूज करने लगते हैं, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं।
तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज के खिलाफ हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफगार्ड करता है कि अगर कोई लीडर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ ये एक्शन होगा, या फिर लोगों को ये बचाया जाता है इस तरीके से। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि किसी पर्सन को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इस तरीके के पावर के मिसयूज के खिलाफ। दिस मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। तो ये जो मिसयूज ऑफ पावर है कि अगर किसी के पास पावर है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो इसका अंजाम क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। और इसको हम इस एग्जाम्पल से और डिटेल में पढ़ेंगे। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली। तो सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है और वो बुली है, मतलब कि वो चिढ़ाता रहता है लोगों को, मतलब अपने आप में एकदम बनता रहता है और लोगों को परेशान करता है। His classmates are not too fond of him, और जो सुरेश के क्लासमेट्स हैं वो उसको ज्यादा पसंद नहीं करते। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। तो मिसेस राव जो कि क्लास की टीचर थी, उन्हें किसी जरूरी काम से क्लास को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास, और उन्होंने बोला, जो उनकी टीचर थी उन्होंने बोला कि सुरेश तुम मॉनिटर हो तो तुम क्लास को माइंड करना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, क्लास को देखना। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल, और सुरेश जो है वो जैसे ही मैडम गई तो वो एक तरीके से अनिल को परेशान करने लग गया। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। तो सुरेश कहता है कि अनिल आज मैं तुम्हारी शिकायत मिसेस राव से करूंगा। तो अनिल कहता है बट व्हाट हैव आई डन, पर मैंने किया क्या है। तो मतलब कि सुरेश जो है वो बिना मतलब के, बिना किसी गलती के अनिल के खिलाफ जो है रिपोर्ट देने वाला था मैम को। मैम व्हाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। तो फिर जैसे ही मैम आती हैं तो सुरेश जो है वो झूठी झूठी शिकायत कर देता है अनिल के खिलाफ मैम को। वो कहता है कि मैम जब आप बाहर गई थी ना तो जो अनिल है वो बहुत जोर जोर से बातें कर रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था। तो फिर सुरेश की ये शिकायत सुन के मैम जो है बहुत गुस्सा हो जाती है अनिल के खिलाफ, और फिर वो अनिल को डांटने लगती हैं। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तो मैम गुस्से में आके क्या कहती हैं अनिल को कि अनिल आज तुम्हें स्कूल के बाद क्लास में रुकना होगा और 100 बार ये लिखना होगा कि मैं अपने क्लास मॉनिटर को डिसोबे नहीं करूंगा, मतलब कि उसकी बात को मानूंगा। फिर अनिल अपनी सफाई देने की कोशिश करता है बट मैम उसकी नहीं सुनती। वो कहता है कि बट मैम आई डिडंट डू एनी थिंग। वो कहता है कि मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बट मैम जो है वो तो क्लास मॉनिटर की सुन रही थी, उसकी सुन ही नहीं रही थी। So in democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. तो हमने देखा किस तरीके से मॉनिटर जो सुरेश था उसके पास एक पावर थी और उसने अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो अनिल ने तो कोई गलती नहीं की थी बट फिर भी उसे सजा भुगतनी पड़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि सुरेश जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया क्लास के लेवल का। ऐसे ही पूरे देश में होता है कि जो लीडर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, जो कि लोगों के भले के लिए उनको उतनी पावर दी गई है, बट वो क्या करते हैं उस पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं। तो इस चीज के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ रूल्स देता है ताकि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको अभी आप चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके के लॉज को कहाँ पे देता है, ज्यादातर हमें इस तरीके के लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स वाले जो सेक्शन है उसमें दिखेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में हमें इस तरीके से बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि हमें मदद करते हैं कि हम पॉलिटिकल्स की इन मिसयूज ऑफ पावर से बच सके। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस इन द स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक? तो हमने क्लास 7th में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो स्टोरी है वो पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो दलित कास्ट के थे, तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उनके जो स्कूल टीचर हैं वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उन्हें पूरे स्कूल की झाड़ू लगाने के लिए कहते हैं। क्यों? रीजन कोई भी नहीं, क्योंकि तुम दलित हो, सिर्फ इसलिए उनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके साथ इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। किस बेसिस पे? बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट। अब वो टीचर ने इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? क्योंकि टीचर के पास पावर थी एक, है ना, कि वो बच्चों को इस तरीके से आदेश दे रहा था, उनको परेशान कर रहा था। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज दलित। तो उस चैप्टर में हमने डिटेल में बात की थी कि दलित होने की वजह से किस तरीके से ओम प्रकाश जी को
डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. तो हमने उस टाइम पे राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको एक समान मानता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि हर एक जो पर्सन है वो मेरे लिए एक समान है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो, वो एक ही समान है। अगर वो एक गुनाह करेगा तो कोई भी पर्सन हो उसे सेम ही सजा मिलेगी। तुम्हारे बैकग्राउंड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे वो तुम्हारे साथ इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब सबके लिए सेम सजा होगी। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लॉ है वो कह रहा है कि सब इक्वल हैं और किसी भी बेसिस पे, कोई भी बेसिस हो, रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, जेंडर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी बेसिस पे किसी भी पर्सन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी है, ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेगा, चाहे जेंडर के बेसिस पे, चाहे रिलीजन के, कास्ट के, किसी भी बेसिस पे अगर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो अब हम आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ और तुम्हें न्याय मिलेगा। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. तो अभी तो हमने बात की पॉलिटिकल लीडर्स की जो कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, बट किसी भी सोसाइटी में सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि देयर आर चांसेस कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें, और दूसरे पावरफुल लोग भी होते हैं जो कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कमजोर लोगों के खिलाफ कर सकते हैं, जैसे कि डोमिनेंट ग्रुप। हमें नॉर्मली सोसाइटीज में देखने मिलता है, अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं। अब उन कम्युनिटीज में से कुछ ग्रुप जो है वो डोमिनेंट होते हैं, एक तरीके से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि हो सकता है कि अपने से कम पावरफुल लोगों को या कम जो माइनॉरिटीज हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर दबाव बना सकता है, उनको परेशान कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी तरीके के मिसयूज ऑफ पावर से, चाहे कोई डोमिनेंट ग्रुप कर रहा है, चाहे कोई पॉलिटिकल पावर कर रहा है, कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, कुछ भी हो, इस तरीके से मान लो कोई बड़ा ही बिजनेसमैन है और वो अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी अपनी पावर का अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि वो हमें काफी सारे राइट्स देता है, रेगुलेशंस जो है उसने बनाई हुई हैं, जिससे कि हम अपने आप को इन सभी होने वाले अन्याय के खिलाफ बचा सकते हैं, अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं इनके खिलाफ। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। अब ये वाली जो स्टोरी पढ़ेंगे ये हम देखेंगे कि किस तरीके से एक पावरफुल ग्रुप जो है वो दूसरे नॉट सो पावरफुल ग्रुप को दबाने की कोशिश करता है। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। तो सीन क्या है कि जो गेम्स पीरियड है वो शुरू होने ही वाला है। तो यहाँ पे आप गर्ल्स को देख सकते हो, ये कहती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। वो कहती हैं कि चलो एक बदलाव लाने के लिए आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, रोज कोई और गेम खेलते होंगे, तो कहते हैं कि आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे लड़के क्या कहते हैं? नो वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो फिर जो लड़की है जो कह रही थी कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे, तो फिर वो गुस्से में कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्लास में ज्यादा लड़के हैं। तो उनके क्लास में क्या होगा कि जो लड़के हैं वो ज्यादा मात्रा में होंगे और लड़कियों की जो संख्या है वो इतनी नहीं होगी। तो इस वजह से ज्यादातर क्या होता था कि जो लड़के हैं उन्हीं की बात मानी जाती थी, जो गेम वो खेलना चाहते थे वही खेला जाता था। तो यहाँ पे लड़का जो है वो मजे में कह रहा है कि ही वी हैव वॉन, कि हम जीत गए। जीत गए मतलब कि उस बहस में जीत गए कि कौन क्या खेलेगा, कि हम क्रिकेट खेलेंगे। We always have to do what the boys want because they are in a majority. तो फिर ये लड़कियां कहती हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है, वो लोग ज्यादा हैं क्लास में। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो हर्ड। तो फिर दूसरी लड़की कहती है कि जो टीचर है, मैम है, उन्हें कुछ ऐसे तरीके सोचने चाहिए डिसीजन लेने के, ताकि जो हम चाहते हैं वो भी सुना जाए, क्योंकि हमेशा एक प्रति बात हो रही है, सिर्फ लड़कों की ही बात सुनी जा रही है, लड़कियों की जो बात है वो सुनी ही नहीं जा रही, जो लड़कियां चाहती हैं वो कभी सुना ही नहीं जाता। तो बच्चे कहते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि लड़कियां जो है उनकी आवाज भी सुनी जा सके। सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। तो इस तरीके की जो हमें सिचुएशन देखने मिली जहां पे एक मेजोरिटी जो ग्रुप है वो दूसरे के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको
दबाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, जो होगा वो हमारे हिसाब से होगा, तुम्हारी यहाँ पे नहीं चलेगी। इस तरीके की जो सिचुएशन है, ये तो मैं क्लास का एग्जाम्पल देखा, बट इस तरीके की सिचुएशन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी बन सकती है, where a majority can continuously enforce their decisions that exclude minorities and go against their interest। क्या हो सकता है कि कोई जो मेजॉरिटी है, जो लोग ज्यादा संख्या में हैं, वो लोग अपनी डिसीजंस दूसरों पे थोप सकते हैं, और जो माइनॉरिटी है, जो कम मात्रा में लोग हैं, उनकी बात को कभी सुना ही नहीं जाएगा इस तरीके से। As the above story board illustrates, every society is prone to its this tyranny of the majority। और जैसा कि हमने इस सिचुएशन में देखा कि हर एक जो सोसाइटी है वो इस तरीके की दिक्कत से गुजरती ही है, जूझती है, कि वहां पे क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में होते हैं, कुछ लोग कम मात्रा में होते हैं। जो लोग मेजोरिटी वाले हैं, ज्यादा मात्रा वाले हैं, वो अपने जो डिसीजन है उनको कम मात्रा वाले लोगों पे थोपने की कोशिश करते हैं। The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिर से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से रूल्स स्टैब्लिश करता है कि ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें किसी भी ऐसी चीज से वंचित ना रखा जाए जो कि मेजोरिटी के पास है। मतलब जो पावर्स, जो फ्रीडम मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरीके का पावर, फ्रीडम जो है वो माइनॉरिटी भी एंजॉय कर सके, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by majority of a minority। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन वो ये है किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन होने का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके के डोमिनेशन से बचाता है माइनॉरिटी को, कि जो मेजॉरिटी है वो इस तरीके से जो डोमिनेट करते हैं लोगों को, उनके ऊपर अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, इस चीज से माइनॉरिटी को बचाया जा सके। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करने में हेल्प करता है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अब ये जो डोमिनेशन है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कि मान लो एक कम्युनिटी जो है वो ज्यादा है मात्रा में, तो वो क्या करेगी, वो दूसरे कम्युनिटी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दो कम्युनिटीज के बीच में जो है ये डोमिनेशन देखने को मिल सकता है। और हो सकता है सेम कम्युनिटी के बीच में हमें ये जो डोमिनेशन है वो देखने मिले, कि एक ही कम्युनिटी है जिसमें कि कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग नीचे हैं, इस तरीके से डिफरेंसेस बने हुए हैं, कुछ लोग मेजॉरिटी में हैं, कुछ लोग माइनॉरिटी में हैं। तो एक ही कम्युनिटी के बीच में भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डोमिनेशन है वो हो सकता है, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो सेम कम्युनिटी के बीच में जो डोमिनेशन हो रहा है उसे हम इंट्रा कम्युनिटी कहेंगे। जो दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेशन हो रहा है उसे हम इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहेंगे। तो इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूं, तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन का एग्जांपल आप मान लो, एक देश में मान लो दो रेस के लोग हैं, ठीक है, एक व्हाइट वाले लोग हैं और एक ब्लैक वाले लोग हैं। तो व्हाइट वाले लोग जो है देखा हमने, मतलब जैसे ये अमेरिका वगैरह में हमने देखा है किस तरीके से रेसिज्म होता है, तो उसी का एग्जांपल है। देखो जो व्हाइट लोग हैं वो ज्यादा है मात्रा में और ब्लैक जो है वो कम है, तो या दो कम्युनिटी के लोग हम कह सकते हैं, व्हाइट हो गए एक ब्लैक हो गए। तो व्हाइट वाले जो हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ओवर ब्लैक पीपल, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अपने जो डिसीजन है वो थोपने की कोशिश करते हैं। वही अगर हम बात करें इंटर कम्युनिटी की, तो मान लो जो हिंदू है, हिंदुइज्म है, जो हिंदू लोग हैं वो एक कम्युनिटी हो गए। अब इसमें भी हमें जाति सिस्टम देखने मिलता है। अब कुछ लोग जो है वो अपने आप को अपर कास्ट वाला कहते हैं, वो मेजॉरिटी में, उनके पास पावर ज्यादा है, तो उस कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, वो पावरफुल लोग क्या करते हैं, दूसरे जो दूसरे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो एक ही कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, बट उसके बीच में भी जो है डोमिनेशन हो रहा है, कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो है वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं और वो दूसरे लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम क्या हो गया, ये हो गया इंटर कम्युनिटी, क्योंकि दो कम्युनिटीज के बीच में हो रहा है। और ये वाला क्या हो गया, इंट्रा कम्युनिटी, क्योंकि एक ही कम्युनिटी के बीच में कुछ लोग अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं और वो दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये हो गया इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन।